दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह। जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने बनाया हुआ था आपके लिए, उसमें कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम थी, कुछ साउंड की दिक्कत थी। उसको लेकर के मैंने इस लेक्चर को दोबारा फिर से मैंने मॉडिफाई करने का प्रयास किया है, ताकि इसमें क्वालिटी जो है आपको बेटर मैं दे सकूं। काफ़ी दोस्तों ने शिकायत किया था, कहा था कि जो इसकी वॉइस है थोड़ी सी लो लेवल पे है, तो इसको हायर पर देने के लिए, थोड़ा ऊंचा करने के लिए मैंने इसको फिर से रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। तो आपको इसमें ऑडियो बेटर मिलेगी और अच्छी मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, और इसमें कुल मैंने 14 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। और मैंने आपको ये बताया कि जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, स्पेशली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रीवियस लास्ट 20-25 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के एग्जाम को लेकर के, स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम्स को लेकर के, सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो मैंने पहले जो टॉपिक चुना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के। इसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें रखा है। इसमें जो 4 ऑप्शन है, चारों को मैंने 1 बाई 1 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें फिर इसको जो इसके ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये चीजें कैसे और क्या है। तो ये है इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन द प्री हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके 3 पार्ट हैं। एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब एक्सकवेशन हुआ, जब खुदाई की गई थी, तो इसके खुदाई की गई, इसका मेच्योर फॉर्म दिखाई 1921 में जब खुदाई की गई, तो इसके मेच्योर फॉर्म को देखने को मिला था। लेकिन अब ये प्रश्न हुआ कि फिर मेच्योर फॉर्म की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चर है, इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से मिली। तो उस समय अधिकतर जो अंग्रेज विद्वान थे, उन लोगों का यह ओपिनियन था कि यह मेसोपोटामिया से यह कॉन्सेप्शन आया था, जो टाउन प्लानिंग का और तमाम चीजों के बारे में तमाम लोगों का विद्वान विचार यही था। लेकिन बाद में पता चला कि वास्तव में मेच्योर जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले एक सभ्यता विद्यमान थी, जिससे यह सभ्यता ग्रो हुई थी। तो ये क्वेश्चन इसी को मतलब दिखाता है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन द प्री हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इनके कहने का मतलब ये है कि प्री हड़प्पा कल्चर और मैच्योर हड़प्पा कल्चर के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो संबंध है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो सबसे पहले किस इतिहासकार ने इसका पता लगाया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है 4 ऑप्शन है, अमलानंद घोष, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी एंड सर जॉन मार्शल। तो ये अमलानंद घोष को ये कंट्रीब्यूशन जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में ये बताने का प्रयास किया था। अमलानंद घोष ने तो अमलानंद घोष का जो ये पहला आंसर है, ये सही है। अमलानंद घोष कि इन्होंने ये पहला सबसे पहले ये बताया था कि जो प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में है। अब थोड़ा सा अमलानंद घोष के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अमलानंद घोष जो थे ये क्या थे, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है हिस्ट्री में कैसे और किस प्रकार से था। तो अमलानंद घोष जो थे, अमलानंद घोष तो अमलानंद घोष को एक कंट्रीब्यूशन जाता है कि इन्होंने वो किया था। लेकिन अब इसके चारों ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि अमलानंद घोष जो क्या थे। अमलानंद घोष जो थे, इनका पहला कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में एक रिलेशन को इसने स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। और ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI। ये वह ASI के क्या थे, डायरेक्टर जनरल, DG थे, DG। He was the DG of the Archaeological Survey of India from 1953 to 1968।
ये इनका कार्यकाल था। ही वॉज द डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई फ्रॉम द 1953 to 68। और बाकी ये राखाल दास बनर्जी के ही बारे में आपको पता है। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास आर.डी. बनर्जी, जिनका कि वो आपका हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो की कल्चर हुई थी, डी.आर. साहनी का संबंध जो है आपका हड़प्पा से है, और राखाल दास बनर्जी का संबंध जो किससे है, मोहनजोदड़ो से है, जो इसकी एक्सकवेशन करवाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको, राखाल दास बनर्जी के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा चीजों के बारे में कि राखाल दास बनर्जी का कंट्रीब्यूशन क्या था और कैसे था इन चीजों को लेकर के। इसके अलावा जो दयाराम साहनी के बारे में, दयाराम साहनी का संबंध जो है हड़प्पा के एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ है। डी.आर. साहनी इनको बोला जाता है, और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लीड द फर्स्ट इंडियन। ये पहले भारतीय थे, ही प्रथम भारतीय थे जिनको एएसआई का डायरेक्टर बनाया गया, एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। दयाराम साहनी वॉज द, इनके दो कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको जानने की जरूरत है। पहले तो इनका एक्सकवेशन करवाने में कंट्रीब्यूशन है हड़प्पा को, और दूसरा इनका एक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जो हड़प्पा डायरेक्टर जनरल बनाए गए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लीड टू द एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीड करने वाले ये पहले भारतीय थे। और इसके बाद फिर सर जॉन मार्शल के बारे में आपको अधिक बताने की जरूरत नहीं। सर जॉन मार्शल का जो टेन्योर है, इनके बारे में बता रहा हूँ। सर जॉन मार्शल के बारे में चारों ऑप्शन को हम लेके चल रहे हैं। तो जो सर जॉन मार्शल का एक कंट्रीब्यूशन है कि जिसमें लॉर्ड कर्जन के समय ये इंडिया में आते हैं, और 1902 से लेकर के 1928 तक, फ्रॉम 1902 से 1928 तक ही वॉज द डीजी। ये डीजी डायरेक्टर जनरल थे। किसके थे? ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल रहे। और इनके सुपरविजन में ही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्हीं के सुपरविजन में हड़प्पा सभ्यता की एक्सकेवेशन करवाया गया था, मोहनजोदड़ो का करवाया गया था। इसके अलावा सांची का, सारनाथ का और तक्षशिला, तो सांची, सारनाथ, तक्षशिला, इसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इतनी साइट्स का जो एक्सकेवेशन था वह इनके सुपरविजन में करवाया था। तो सर जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन जो इंडियन आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मार्शल, अब ये मैंने आपको बताया था, सर जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें 3 व्यक्तियों का नाम, जो अपनी किताब जो सर जॉन मार्शल की थी, वो किताब में उन्होंने 3 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। उसमें आर.डी. बनर्जी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, एम.एस. वत्स और के.एन. दीक्षित, 3 व्यक्तियों का नाम जो है उन्होंने इसको क्या किया था, लिखा है। तो सर जॉन मार्शल के बारे में मैंने बताया। ये एक क्वेश्चन है, तो मैंने हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following early Harappan sites provide the evidence of the fortification? इसमें यह क्वेश्चन है कि फोर्टिफिकेशन, कौन सी साइट जो है फोर्टिफिकेशन के बारे में हमको साक्ष्य देती है। ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्टिफिकेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में जो सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है फोर्टिफिकेशन की। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, जो नगर बनाए गए थे, उनको चारों तरफ से एक रक्षा प्राचीर जो थी, एक जो है दीवार से उसको घेरा गया था। तो उसमें जिन सेंटर्स का जो फोर्टिफिकेशन है वहां पर, उसमें मैं पहले आपको नाम लिख देता हूं। जिनका फोर्टिफिकेशन है वो है कोट दीजी, कोट दीजी, इसका फोर्टिफिकेशन है प्री हड़प्पन सभ्यता में। फिर है रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, इसका फोर्टिफिकेशन किया गया है। इसके बाद है तरकाई किला, तरकाई किला, तरकाई किला, इसका फोर्टिफिकेशन किया गया है। कालीबंगा बनावली, कालीबंगा, कालीबंगा, ये है बनावली, बनावली।
इसके बाद है भेराना, 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 और इसके बाद है धौलावीरा, ये है धौलावीरा, धौलावीरा। ये साइट्स, इतनी साइट हैं जो प्री हड़प्पन साइट है जहां पर की फोर्टिफिकेशन का हमको साक्ष्य मिला है। इसमें से जो भेराना है, भेराना के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि भेराना को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट सेंटर माना जाता है। सबसे प्राचीनतम सेंटर जो है आईबीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का, ये माना जाता है भेराना। ठीक है, तो इसको देखिएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं कोटडीजी के बारे में, अब ऑप्शन की तरफ आप चले जाइए, किसका ऑप्शन क्या होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन तो बी दिया हुआ है, बी दिया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसके दो ऑप्शन सही है, कोटडीजी भी सही है और कालीबंगा भी सही है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत, इसमें जो आंसर जो किताब में दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसमें कोटडीजी भी सही है और एक दो प्री फोर्टिफिकेशन का अर्ली जो यहाँ दोनों से प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको लिस्ट में दिया हुआ है। अब कोटडीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोटडीजी क्यों इंपॉर्टेंट साइट्स है। कोटडीजी को कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इसे कहा जाता है कि फोर रनर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो पूर्ववर्ती सभ्यता थी वो थी आपकी कोटडीजी। तो दो चीजों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा से क्या है कि प्री हड़प्पन सभ्यता का हमको साक्ष्य मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमको मोहनजोदड़ो का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो मोहनजोदड़ो की जो कल्चर है अपने मेच्योर फॉर्म में दिखाई पड़ती है, अपने पूर्व विकसित अवस्था में दिखाई पड़ती है, लेकिन हड़प्पा के पास एक बैकग्राउंड का, लेकिन जो पूरी सिविलाइजेशन का जो क्लाइमेक्स होता है वो निकलता है कोटडीजी से। तो कोटडीजी को हड़प्पा सभ्यता की पूर्ववर्ती सभ्यता, इसका कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सारी विशेषताएं हैं वो कोटडीजी में पाई गई। तो इसे कहा जाता है फोर रनर ऑफ द आईबीसी, इसे कहा जाता है कोटडीजी को। तो यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है, जिसको की बाद में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर अब थोड़ी सी इसको मैं बता दूं आपको कि इसमें जो फोर्टिफिकेशन की बात है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो बसाया गया था, ऐसे बसाया, चेस बोर्ड के आधार पर बसाया गया है, चेस बोर्ड के आधार पर। इसमें इसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो ये है वेस्टर्न पार्ट, ये है पश्चिमी, ये है ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट। तो जो इसका वेस्ट का हिस्सा है, वेस्ट पे, इसे सिटाडेल पार्ट कहा जाता है। सिटाडेल का मतलब होता है टीला, सिटाडेल कहा जाता है। तो ये जो एरिया थी, ये जो है एलाइट क्लास के लिए थी, जो समाज का जो उच्च वर्ग था उसके लिए ये एरिया बनाया गया था, और यह काफी ऊंचा टीला पर था। और इसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट था यह कॉमनर्स के लिए बनाया गया था। कॉमनर्स का मतलब होता है यह आम आदमी के लिए बनाया गया था। दिस वाज यूज्ड फॉर द कॉमनर्स, आम आदमी के लिए बनाया गया था। तो देखने को ये मिलता है कि इसका भी, अब इसमें फोर्टिफिकेशन मैं बता रहा हूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये एरिया है इसका भी फोर्टिफिकेशन किया गया है और इसका भी फोर्टिफिकेशन किया गया, दोनों का। यानी ईस्टर्न साइड का भी फोर्टिफिकेशन है और वेस्टर्न साइड का भी फोर्टिफिकेशन मिलता है। और मैंने आपको ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में फोर्टिफिकेशन एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी साइट्स हैं जैसे कि जिसमें कि क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उस सेंटर का नाम बताइए जिसका कि कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, और कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां की जो है 3 फोर्टिफिकेशन है। ठीक है ना, तो ट्रिपल फोर्टिफिकेशन है धौलावीरा का, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल फोर्टिफिकेशन। ये मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये है, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। तो ये तीनों का फोर्टिफिकेशन हमको दिखाई पड़ता है, ट्रिपल फोर्टिफिकेशन, और यह सिर्फ और सिर्फ जो है धौलावीरा में ही दिखाई पड़ता है। ट्रिपल फोर्टिफिकेशन जो है सिर्फ धौलावीरा में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसमें कि कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे कि चन्हूदड़ो है। चन्हूदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, चन्हूदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, चन्हूदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं, नो फोर्टिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चन्हूदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है,
और जो आपका है धौलावीरा, धौला में ट्रिपल फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। और आपका कोट दीजी और कालीबंगा में इसमें डबल फोर्टिफिकेशन, इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। Which is the following is the associated with the early हड़प्पा civilization? इसमें से ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्या है, एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसमें अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन में कालीबंगा तो बहुत ही आसान, आपको पता है, जुते हुए खेत पाए गए हैं, ठीक है ना, प्लाउड फील्ड है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपका एकदम से पूरी तरीके से सही है। कालीबंगा का जो उत्तर है यह उत्तर सही है अपने आप में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और भी दिखा देता हूं कि प्री अर्ली हड़प्पा की जो साइट्स पाई गई हैं, करीब 33 इसके सेंटर पूरे इंडिया से पाए गए, 33 इसके सेंटर्स पूरे इंडिया में पाए गए प्री हड़प्पन कल्चर के। और ये सेंटर पाया गया है भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, तीनों जगहों से इसके सेंटर्स पाए गए, ठीक है। तो उसमें से अब जैसे लोथल के बारे में, लोथल कालीबंगा के बारे में मैंने बताया कि कालीबंगा में जो है प्लाउड फील्ड्स यानी जुते हुए खेत पाए गए हैं, और इसके बारे में डिटेल मैं आपको बताऊंगा कालीबंगा के बारे में। तो इसमें जो लोथल है, लोथल कहां से प्राप्त है, यह है गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान से में यह जो है लोथल है। और यहाँ पर जो लोथल है यह क्या है, एक पोर्ट है, यानी एक बंदरगाह है। और यहाँ से जो जहाजें हैं वह हड़प्पा सभ्यता के अंदर तथा हड़प्पा सभ्यता के बाहर, यानी लोथल was the port which was the connected with the sea route through the by the India and the abroad। तो यह इसका संबंध भारत से भी था और भारत के बाहर से यहाँ ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरी तरीके से होता है। और यह जो लोथल था यह साबरमती रिवर से जुड़ा हुआ था, यह साबरमती नदी से जुड़ा हुआ था। दिस वाज द लिंक विद द साबरमती रिवर से जुड़ा हुआ था। और आपको पता है साबरमती रिवर जो मध्य भारत से निकलती है, तो जो लोग भी हड़प्पा में या विदेश में जाना चाहते हो साबरमती की नदी के से जो लोथल पहुंचते थे, और लोथल के माध्यम से उनको जहां भी जाना होता था और वहां पर से लोग चले जाते थे। यहाँ जो पोर्ट जो पाया गया है, जो पत्तन पाया गया है, यहाँ पर पोर्ट जो पाया गया है, यह पोर्ट अपने आप में यूनिक पोर्ट माना जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम मैन मेड पोर्ट माना जाता है, मानव निर्मित यह विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है। इसकी जो लंबाई थी 215 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा, ऐसे पोर्ट बना हुआ है। मैं बना भी दे रहा हूं आपको। ये सपोज कि समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है, तो ये समुद्र हो गया, तो समुद्र से इसको एक चैनल के द्वारा ऐसे लिंक किया गया, ऐसे चैनल बना दिया गया और ऐसे ही लिंक हो गया, ऐसे ही लिंक हो गया। तो समुद्र का पानी जब ऊपर चढ़ता था तो जहाजें जो होती थी, इसके माध्यम से जहाजें आकर के यहाँ पर लगा दी जाती थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर जो है लेबर्स के रहने के लिए ऐसे क्वार्टर बने हुए थे, और यहाँ पर गोदाम बना हुआ था, माल गोदाम ऐसे बना हुआ था। इसकी जो लंबाई थी 215 मीटर लंबा, 215 मीटर लंबा लॉन्ग, और इसकी जो वाइड थी वो थी 35 मीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, 215 मीटर लंबा और जो है 35 मीटर चौड़ा, यह जो है पत्तन हुआ करता था या हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद रोपड़ के बारे में मैं बताऊं कि रोपड़ या इसका जो लोकेशन है यह है पंजाब में है। ये रोपड़ कहाँ पे है, ये पंजाब में है, और यह सतलुज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, यह सतलज नदी के किनारे है। और रोपड़ का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स थी वो दो पार्ट में बढ़ गई, भारत और पाकिस्तान में चली गई। तो स्वतंत्रता के बाद जिस सेंटर की सबसे पहले खुदाई करवाई गई थी, तो इस सेंटर की खुदाई करवाई गई थी, एक्सकेवेशन ऑफ द रोपड़ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया
यानी स्वतंत्रता के बाद जिस सेंटर की पहली बार खुदाई करवाई गई थी के बाद प्रथम खुदाई वो करवाई गई थी रोपड़। तो इसलिए भी रोपड़ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है। यहां से प्री और मेच्योर हड़प्पा सभ्यता का दोनों का साक्ष्य मिलता है। प्री और मेच्योर, यहाँ रोपड़ से प्री प्लस मेच्योर हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो बहुत लोग इसको प्री को नहीं मानते हैं अगर आप डेट देखेंगे तो, लेकिन जो अभी नया जो रिसर्च हुआ है इसमें प्री सभ्यता का साक्ष्य हमको मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो रोपड़ के बारे में बता रहा हूं, इसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा कि रोपड़ में क्या है कि जो दफनाने की जो सिमेट्री सिस्टम जो हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी लोगों को मानव को दफनाने की परंपरा, तो रोपड़ अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो यहाँ मानव को दफनाया गया है वो कुत्ते के साथ में दफनाया गया है। तो ह्यूमन वाज बरीड विद द डॉग, दैट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द आईवीसी। और इसके यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। और ये फोर्टिफाइड एरिया है, दिस इज द फोर्टिफाइड एरिया। रोपड़ का जो क्षेत्र है फोर्टिफाइड होता है कि लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट, यानी ईस्टर्न पार्ट एज वेल एज द वेस्टर्न पार्ट आल्सो फोर्टिफाइड बाय द सिस्टम। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में आपको पता है, इसमें अधिक बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे। अब आलमगीरपुर है, यह है मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है और यह हिंडन नदी के किनारे है, यह हिंडन नदी के किनारे है। और यह जो है लेटर, जो हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट है, तो जो लेटर हड़प्पा सभ्यता जो है डिक्लाइन जो फेस है, तो डिक्लाइन फेस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है आलमगीरपुर। ठीक है, मेच्योर टू लेट हड़प्पन साइट्स है। तो कैसे मेच्योर हड़प्पा, मैंने आपको बताया था कि जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ तो डिक्लाइन होने के बाद यह हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका सेटलमेंट भारत के अलग अलग भागों में फैल गया। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के पार्ट में चले आए, उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग अफगानिस्तान के साइड में चले गए, यूरोपीय देशों में चले गए और कुछ लोग दक्षिण भारतीय क्षेत्र में चले गए। तो इसको अगर आप देखेंगे तो फिर इनका माइग्रेशन, और इस माइग्रेशन का जो विवरण है हमको आर्कियोलॉजिकल साइट से भी पता चलता है, और जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसमें भी हमको माइग्रेशन के बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। तो ये जो साइट है वह लेटर हड़प्पा की साइट्स आलमगीरपुर मानी जाती है। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, आगे में भी मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द प्री इंडस सिविलाइजेशन एंड द इंडस सिविलाइजेशन आर फाउंड। ये पूछा गया है कि उस केंद्र का नाम बताइए जहां से कि प्री इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन, यानी इसके पहले का और उसके मेच्योर फॉर्म दोनों का हमें साक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो इसमें 4 का जो क्वेश्चन है, इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर है सेकंड है कालीबंगा। 4 का सेकंड, ये उसका फॉर्म है, कालीबंगा से हमको इसका रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, कालीबंगा। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जहां पर प्री इंडस और मेच्योर दोनों की कॉन्टिन्यूटी दिखाई पड़ती है, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में है। कालीबंगा के बारे में, ये कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा गुजरात में है। और इसका जो कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा, इसके बाद बनावली है। तो ये क्वेश्चन सही है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान, गलत क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कालीबंगा जो राजस्थान में है, तो इसको मैं, ये वाला सही उत्तर है। बाकी दूसरी जो साइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि चीजें क्या है। जैसे कि रोजदी, मैं रोजदी के बारे में बता रहा हूँ। रोजदी है, गुजरात में है। ये रोजदी गुजरात में है। और इसका जो पता लगाया गया था पोषण, ये पोषण जो है, इसकी नामक एक हिस्टोरियन थे, इसकी जो एक्सकेवेशन
करवाई गई थी वो पोर्शल के द्वारा करवाई गई थी। इसका एक्सकेवेशन जो करवाया गया वो पोर्शल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो रंगपुर के बारे में हम लोग देखते हैं। रंगपुर, तो रंगपुर भी गुजरात में है, यह भी गुजरात में है रंगपुर। और ये जो है पोस्ट हड़प्पन कल्चर है, यह पोस्ट हड़प्पन कल्चर है, यह पोस्ट हड़प्पन कल्चर है रंगपुर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया चीजों के बारे में, रंगपुर के बारे में, रोस्ती के बारे में, और इसके बाद कालीबंगा में चीजों के बारे में। ठीक है, तो इसका उत्तर है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, और इसमें से मैंने कल आपको बताया था कि इसमें बनावली को भी माना जाता है, बनावली। तो बनावली को भी, ये आपका प्री इंडस और ये दो ऑप्शन सही इसमें है, ये वाला बनावली और कालीबंगा। तो अगर ये दो ऑप्शन जिसमें सही होगा, नीचे का अगर आप देखिए तो फर्स्ट एंड सेकंड, ए वाला सी वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन ये सही है। अब पांचवा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं कि पांचवा में क्या है। द लोएस्ट डिपॉजिट ऑफ द बनावली जनरेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। ये कहा गया है कि जो बनावली कल्चर थी उसका जो लोएस्ट फॉर्म है, जो नीचे का जो पोर्शन है, उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बनावली के बारे में डिटेल देखते हैं कि बनावली कहाँ पे है और इसका मतलब क्या है। बनावली ये महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। ये ड्राइड सरस्वती, जो सरस्वती थी जिसका विवरण हमारे वेदों में मिलता है, उसे नदी तमा, सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है, नदियों की माँ। तो उसमें इसका हमको विवरण मिलता है। और सरस्वती नदी आपको पता है कि विलुप्त हो गई, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वेदों में मिलता है। इसको रीडिस्कवर करने का श्रेय जो है प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर को जाता है, जो कि 1969 में उन्होंने इस नदी को दोबारा फिर से इसका पता लगाया पैदल चल करके। तो इस नदी का पता चला और इस नदी के किनारे जो खुदाइयां हुई हैं, जो एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें से महत्वपूर्ण चीजों का पता चला है, चीजों के बारे में। तो वहां भी चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे, लेकिन बनावली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके 3 फेस पाए गए, इसके 3 फेस पाए गए, इसके 3 चरण पाए गए, इसके 3 फेस, प्री है, मेच्योर है और डिक्लाइन फेस, तीनों का इसको फेसेस में मिला है। प्री का फेस है, मेच्योर है और इसके बाद डिक्लाइन यानी डिक्लाइन का यानी हड़प्पा की पूर्व हड़प्पा सभ्यता, विकसित की हड़प्पा सभ्यता और फिर जो है परवर्ती यानी डिक्लाइन जो फेस है उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तीनों का फॉर्म हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तीनों रूप में बनावली के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, और यह फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद में है, यह हरियाणा के फतेहाबाद में है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा। तो ये पूरा का पूरा जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पांचवा। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इसको लेकर के, जो पांचवा का उत्तर तो वैसे इसमें ये सही दिया हुआ है, ये वाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों फॉर्म मिलता है, पूर्व हड़प्पा सभ्यता, विकसित का भी मिलता है और पोस्ट हड़प्पा सभ्यता का भी मिलता है। ठीक है, तो बहुत में क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बहुत से क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं, जिसको कि मैं रेटिफाई आपको करवा रहा हूँ। तीनों का फॉर्म यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is not a प्रोटो हड़प्पन कल्चर, प्रोटो हड़प्पन कल्चर। तो मैंने आपको कल भी अगर आप देखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर का क्या मतलब होता है, प्रोटो का क्या मतलब होता है। ठीक है, प्रोटो का मतलब होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसको प्रोटो को समझने के लिए ये हिस्ट्री के डिवीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ये प्रोटो का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का जो डिवीजन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटो किसे कहते हैं, प्री अर्ली क्या होता है, मेच्योर क्या होता है, इसके बाद तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसे प्री हिस्ट्री,
ये हिस्ट्री का डिवीजन से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और इसके बाद फिर है आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। 3 पार्ट में ये डिवीजन है। तो आपको ये बताना है कि जो कौन सी कल्चर इसमें प्रोटो हड़प्पन कल्चर नहीं है, नॉट, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो पहले प्री हड़प्पन, प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो जो प्री हिस्ट्री का डिवीजन है कि जब मानव धरती पर प्रकट हुआ, जब मानव धरती पर प्रकट हुआ, और जब मानव धरती पर प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, धरती पर आया कब, करीब कहा जाता है कि 2.5 लाख साल पहले, ठीक है। ये सबसे पहले मानव धरती पर आया और तब से लेकर के इंडस आईवीसी के ठीक पहले, बिफोर आईवीसी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक पहले की जो कल्चर है उसे कहा जाता है आपका क्या, प्री हिस्ट्री कहा जाता है, प्री हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद का जो फेस है वो है प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री। तो इसमें आईवीसी आ जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आ जाती है, और इसमें पूरी, यानी इसमें आईवीसी पूरी आ जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के करीब 500 बीसी तक का जो कार्यकाल है इसमें से आ जाता है। और हिस्ट्री में जो आता है वो 500 बीसी से लेकर के प्रेजेंट तक, यानी इस समय तक हमारा ये हिस्ट्री का डिवीजन है। इसको आपको जानना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चंस को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के डिवीजन और भी है जिसको मैं अब आगे बताऊंगा आपको चीजों को लेकर के। ये जो इसका सही उत्तर, 6वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, 6 का जो क्वेश्चन है वो है डी। इसका क्वेश्चन है डी, बी, सी और डी, ठीक है ना। जो झोप कल्चर है इसके बाद ये है नॉट ए प्रोटो हड़प्पन कल्चर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो झोप कल्चर है ये हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध नहीं है। आमरी, सोठी और कोट दीजी, ये जो तीनों कल्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो तीनों कल्चर है ये प्री हड़प्पन जो डिक्लाइन फेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो डिक्लाइन फेस है उसमें सोथी कल्चर का भी नाम आता है। सोथी कल्चर, सोथी प्रकार के जो बर्तन होते थे इसमें उससे संबंध जुड़ा हुआ है, सोथी कल्चर का संबंध, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो झोप कल्चर के बारे में है, ठीक है। अब बाकी कल्चर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगला है कि 7वां क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में कुछ चीजों के बारे में आपको जाना है कि द हड़प्पन कल्चर मैच्योर इन द सिंध एंड पंजाब, ये पूरी तरीके से सही है। इट स्प्रेड फ्रॉम द देयर टू साउथ वर्ड, ये भी सही है। द एरिया विच इज द स्प्रेड वाज द बिगर देन द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, यह भी क्वेश्चन सही है। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ते तो इसमें रहता है कि ये क्वेश्चन इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, किसमें से गलत है, इसके बारे में आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द एरिया वेयर इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज द यूज्ड फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये कहा गया है कि मेसोपोटामिया का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा टर्म जो है यूज, यानी कौन सा शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जान दें। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका जो संबंध था दुनिया के, मतलब विश्व के अलग अलग पार्ट से फैला हुआ था। इसमें से इसका जो संबंध था वो अफगानिस्तान से भी था, दक्षिण भारत से भी था, ईरान से भी था, इराक से भी था। तो विश्व के इसका एक अलग विषय ही है कि फॉरेन रिलेशन ऑफ द आईवीसी टू द अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लेकिन यह पूछा गया है मेसोपोटामिया। तो जो ये मेसोपोटामिया वर्ड यूज किया गया है यहाँ, मेसोपोटामिया, आज के जो मेसोपोटामिया लिखा गया है वो आज का इराक है। ये आपको जानने की जरूरत है कि इराक जो है ये आज का मेसोपोटामिया है, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ट्रेड था उसमें अच्छा, इस शहर के जो अनेक सेंटर हुआ करते थे, जैसे कि उर है, उर जो है यहाँ का एक सिटी हुआ करता था। बेबीलोन भी जो है एक यहाँ का एक सिटी था। इसके अलावा किश, ये
उर है, बेबीलोन है और किश है। ये 3 शहर ऐसे हैं, या और भी शहर ऐसे पाए गए हैं जहां पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से लोगों के साथ में ट्रेड यानी व्यापार का हमको साक्ष्य मिलता है, यानी ट्रेड का हमको साक्ष्य यहाँ से दिखाई पड़ता है। और यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सील है, सिलिंड्रिकल, जो सिलेंडर के आकार की, यानी ऐसी सील पाई गई, ऐसे सील पाई गई, मोहर। और सील का प्रयोग आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी व्यापारिक माल होता था उसके ऊपर सील लगा, माल को पैक करने के बाद उसे सील कर दिया जाता था, उसमें भी चीजों को काफी यूज हुआ है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि वहां का जो राजा था उसे कहा जाता था अक्काड ऑफ द सार्गन ऑफ द अक्काड। वहां का राजा था, राजा का नाम था, राजा था सार्गन ऑफ अक्काड, ठीक है, ये वहां का राजा था। और उसने क्या किया कि भारत से वह बहुत भिन्न भिन्न किस्म के सामान को मंगाया करता था। जैसे उसमें क्या क्या मंगाया था, टिम्बर है, कॉर्नेलियन है और आइवरी, 3 आइटम मंगाता था। आइवरी है, आइवरी का मतलब होता है हाथी का दांत। कॉर्नेलियन जो है एक बहुत ही कीमती एक स्टोन माना जाता था, इसे कॉर्नेलियन कहा जाता था। और इसके बाद तीसरा है टिम्बर। टिम्बर में देवदारू की जो पेड़ जो कश्मीर में होता है वो यहाँ से मतलब कि मंगवाता था। और उसका एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, एक अभिलेख पाया गया है, इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन में एक अभिलेख पाया गया है। उस अभिलेख में वह यह कहता है कि हमने मेलुहा से, उसमें 3 नाम आया हुआ है, एक है मेलुहा, दूसरा है दिलमुन और तीसरा है मगन, 3 शब्दों का। तो वह अपने इंस्क्रिप्शन में यह डिस्क्रिप्शन देता है कि हमने मेलुहा से, ये भी लिखा गया है कि मेलुहा, दिलमुन और जो है मगन से जहाजें आती थी। और उसमें एक जहाज में वो कहता है कि हम आइवरी और कॉर्नेलियन और इंस्क्रिप्शन आपका ये चीजें सब मतलब आइवरी, कॉर्नेलियन और जो है टिम्बर हम मंगाते थे। और उसमें 3 का नाम है, मेलुहा का नाम दिया गया है, दिलमुन का नाम दिया गया है और मगन का नाम दिया गया। तो जो इतिहासकारों ने जो इसे कनेक्ट किया है उसने कहा कि मेलुहा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है, या जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उस समय का नाम था वो था मेलुहा नाम था। और दिलमुन यमन से जुड़ा हुआ बहुत लोग मानते हैं इसको, मगन को बहुत लोग बहरीन से मानते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। तो मेलुहा का जो डिस्क्रिप्शन है वह मेसोपोटामिया के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मतलब कि समझ में आती है। इसके बाद ये क्वेश्चन इसका है मेलुहा, ठीक है। तो मेलुहा, दिलमुन और ये, तो मैंने बताया कि आगे चलते हैं। द पीक टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका मेच्योर जो है क्वेश्चन आसान है कि 2250 से लेकर के 1750 का जो टाइमिंग है ये आईबीसी का मेच्योर फॉर्म माना जाता है। हालांकि अभी बड़ी जो रेटिफाइड अभी डेट्स आ गई हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको जानना जरूरी है सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे कि आपको अलग अलग इसके फेस है, जैसे प्री हड़प्पन, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, इसको समझ लीजिए आप। प्री हड़प्पन, प्री हड़प्पन किसे कहा जाता है, अर्ली हड़प्पा किसे कहा जाता है। अधिकतर लोगों को यही पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, और इसके बाद फिर है लेटर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। ये 4 टर्म हैं, लेटर हड़प्पन और इसके बाद फिर पोस्ट हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा। तो अधिकतर जो सिविल के क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है कि पोस्ट हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है तो क्या हुआ, लेटर हड़प्पा के बारे में होगा तो क्या क्वेश्चन है। पहले प्री हड़प्पन के बारे में 7000 से 7000 बीसी से लेकर के 7000 से लेकर के 5500 बीसी, ठीक है, ये टाइमिंग है प्री हड़प्पा की। इसको आप लोग लिखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें से प्री हड़प्पा साइट में कई राखी गढ़ी आती है। इसके बाद फिर आपका मेहरगढ़ आता है, जहां से क्योंकि गेहूं का, जौ का और कपास का ओल्डेस्ट एविडेंस पाया गया है। यहाँ से प्री हड़प्पा के अलग अलग साइट्स के बारे में मैंने आपको, राखी गढ़ी भी आता है, भिराना भी आता है, ये सारी प्री हड़प्पा में आती है। अर्ली हड़प्पा में का जो टाइमिंग है 5500 से लेकर के 2800,
ये है 5500 से लेकर के 2800 का जो टाइमिंग है ये आता है आदि हड़प्पा में आता है। यह एक अलग फेस है। अब मेच्योर का जो है 2800 से 1900, 2800 से 1900 ये टाइम मॉडिफाइड न्यू पॉइंट है। अब लेकिन ये है कि जो ये लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की जो डेट है ये है, ये एनसीईआरटी की डेट, दिस इज द एनसीईआरटी डेट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की डेट है, लेकिन जो नवीनतम जो डाइट साइट्स है वो यही पर है, इसको ही माना जाता है, ठीक है ना। अब लेटर हड़प्पा का टाइमिंग है 1900 से 1500, इसका टाइमिंग है 1900 से 1500 इसका टाइमिंग है, ठीक है, 1900 से 1500। और पोस्ट हड़प्पा का है 1500 से 500, 1500 से 500 टाइमिंग, ठीक है। तो ये है 9 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, और 9 आगे जो रेस्ट क्वेश्चन है बाकी मैं कल आपको करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।